नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा। इस वक्त के बुलेटिन के साथ उत्तर प्रदेश में विभागों में भ्रष्टाचार करने वाले 150 अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। साथ ही उन्हें जेल भेजने की भी तैयारी हो रही है। उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ेगी। गृह विभाग ने आर्थिक अपराध शाखा को आदेश जारी कर दिया है कि भ्रष्टाचार में शामिल 150 अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और इसकी संस्तुति भी कर दी गई है। ऐसे में साफ है कि अब राशन घोटाले से लेकर खाद्यान्न घोटाले और क्षतिपूर्ति घोटाले से लेकर जनता के पैसे को हजम करने वाले अफसरों को जेल जाना होगा। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने 1 महीने पहले समीक्षा बैठक की तो इस बात का अंदाजा लगा कि 450 से अधिक भ्रष्टाचार की फाइलें लंबित हैं और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। इसके बाद सीएम योगी ने 2 महीने के अंदर इन सभी फाइलों का निस्तारण कर कार्रवाई की बात कही और रिपोर्ट भी तलब की है। पड़ताल हुई तो आर्थिक अपराध शाखा में लंबित 144 मामलों की एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए गए हैं। इसमें 150 से अधिक अफसर और कर्मचारी शामिल हैं। तो गृह विभाग ने यहां पर इन आदेश को जारी किया है। काली कमाई के धन कुबेरों के दिन अब लदे हैं। प्रदेश के 150 अफसरों पर एफआईआर के आदेश हुए हैं। गृह विभाग ने एफआईआर का आदेश जारी किया है। जिन अफसरों पर एफआईआर होगी वो जेल जाएंगे। काली कमाई के धन कुबेरों के अब दिन लद गए हैं। राशन, खाद्यान्न और छात्रवृत्ति घोटाले में यहां पर ये एक्शन। घोटाले में शामिल लगभग 150 अफसर। उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, बीजेपी की सरकार आई है, तब से लगातार सरकार भ्रष्टाचार को लेकर के जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है। और यहां पर एक बार फिर हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने इस पूरे मसले पर गंभीरता दिखाई, समीक्षा बैठक के बाद से ही अधिकारियों को निर्देश दे दिए थे कि किसी भी कीमत पर इन अधिकारियों पर कार्रवाई हो। ऐसे अधिकारी हैं और जिन पर एफआईआर की स्वीकृति दी गई है। हम अपने तंत्र को भी बहुत सुदृढ़ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की मंशा है कि पूरे प्रदेश को भ्रष्टाचार से मुक्त किया जाए और अधिकारियों में जनता के कामों के प्रति एक जिम्मेदारी का एहसास हो और भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अधिकारियों के अंदर तक ये समाहित हो, ये भी हमारी कार्य योजना है। यूपी के 150 से अधिक अफसरों पर अब एफआईआर दर्ज होगी। इन अफसरों पर आरोप है भ्रष्टाचार करने का। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद प्रमुख सचिव गृह ने बाकायदा एक आदेश जारी कर दिया और इस आदेश में साफ तौर पर कहा है कि ईओडब्ल्यू अब बाकायदा इन अफसरों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करे। बाकायदा उन्हें थाने बनाने की भी अनुमति दे दी गई। ऐसे में साफ है कि यूपी के समाज कल्याण से लेकर खाद्यान्न घोटाले से लेकर छात्रवृत्ति घोटाले के 150 अफसरों के खिलाफ अगले 7 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। बाकायदा गृह विभाग की तरफ से यह आदेश भी जारी कर दिया गया है। अब देखना यह है कि आखिर इन 150 अफसरों को अगली सजा क्या मिलती। फिलहाल एफआईआर दर्ज होगा, उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ेगी। ऐसे में साफ है कि सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति में अब इन 150 अफसरों को जेल जाना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। बात करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे की। सीएम योगी आज सोनभद्र के दौरे पर रहेंगे। बताया जा रहा है कि सुबह 11:40 से दोपहर 3:30 बजे तक वो सोनभद्र में रहेंगे और प्राथमिक स्कूल बहुआर के साथ ही मुसहर बस्ती का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद वो क्षेत्र के विकास कार्यों के साथ ही कानून व्यवस्था की भी समीक्षा बैठक करेंगे और फिर शाम 4 बजे वो वाराणसी वापस आ जाएंगे। वाराणसी में ही रात को रुककर सीएम कल जौनपुर और चंदौली में विकास कार्यों की हकीकत जानने के लिए दौरा करेंगे। और अब बात करते हैं सेकुलर मोर्चे वाले शिवपाल यादव की। लंबे वक्त तक उपेक्षित रहने के बाद नेताजी के लक्ष्मण शिवपाल यादव ने अलग रास्ता चुन लिया और अब तेजी से इस रास्ते पर बढ़ भी रहे हैं। समाजवादी सेकुलर मोर्चे के ऐलान के बाद शिवपाल ने शक्ति प्रदर्शन कर खुद को राम और एसपी अध्यक्ष को रावण और कंस की तरह पेश किया। उनके इस बयान के बाद समाजवादी कुनबे में तकरार बढ़ गई है। रावण, लंका का राजा रावण अन्याय कर रहा था, जबकि भगवान राम धर्म पर चलने वाले थे, सत्य पर चलने वाले थे, मर्यादा पर चलने वाले थे। श्री कृष्ण वाहिनी संस्था के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शिवपाल यादव बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। मंच सामाजिक था लेकिन मकसद राजनीतिक। शिवपाल ने इस मंच से कहा कि अत्याचार करने वाले कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, जीत सत्य की होती है।
लेकिन जब सत्य पर चलने वाले, धर्म पर चलने वाले जो लोग होते हैं, हमेशा उनकी विजय होती है। रावण हारा था, रावण को फिर लंका भी फूकी थी, रावण भी फूका था। बिना नाम लिए भतीजे अखिलेश पर खूब निशाना साधा, कहा दम्भ किसी का भी हो विनाश ही लाता है। मद आ जाता है, अभिमान आता है लोगों को। रावण को भी आया, कंस को भी आया, सबको। और आज भी हमने देखा है, बहुत कुछ देखा है। दुर्योधन से लेकर के कितने लोगों को आए। मंच से शिवपाल ने यादवों को लुभाने साधने की कोशिश की। वे कितने कामयाब होते हैं वक्त बताएगा, लेकिन तालियों की गड़गड़ाहट और शिवपाल को 2022 में यूपी का सीएम बनाने के नारे अखिलेश के लिए परेशानी का सबब जरूर बन सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए लखनऊ से नरेंद्र यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब बात करते हैं SC/ST एक्ट की। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक याचिका पर आदेश दिया है कि SC/ST एक्ट में भी 7 साल से कम की सजा पर बिना नोटिस गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। कोर्ट ने कहा था कि जिन केसों में सजा 7 साल तक की है, उनमें विवेचक को अपने आप ये सवाल करना जरूरी है कि आखिर गिरफ्तारी किस लिए आवश्यक है। कोर्ट ने कहा था कि गिरफ्तारी से पहले अभियुक्त को नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया जाए। यदि अभियुक्त नोटिस की शर्तों का पालन करता है तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि CRPC की धारा 41 और 41 से कहती है कि 7 साल तक की जेल की सजा का सामना कर रहे किसी आरोपी को तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक पुलिस रिकॉर्ड में उसकी गिरफ्तारी के पर्याप्त कारणों का स्पष्ट वहां पर उल्लिखित नहीं है। उच्च न्यायालय का आदेश ऐसे समय पर आया है जब अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कानून का दुरुपयोग रोकने के लिए उच्चतम न्यायालय की ओर से पारित आदेश को पलटने की मंशा से हाल में संसद ने इस कानून में संशोधन के लिए एक विधेयक पारित किया है। वहीं SC/ST एक्ट में हुए संशोधन का विरोध कर रहे कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर को धमकी मिली है। ठाकुर का कहना है कि भीमसेना के कार्यकर्ता की तरफ से सोशल मीडिया के जरिए उन्हें धमकी दी गई है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें एक व्यक्ति कथावाचक देवकीनंदन को धमकी दे रहा है। इस वीडियो के जारी होने के बाद देवकीनंदन ने कहा है कि वो जल्द ही इसके खिलाफ FIR करेंगे। एक वो कथावाचक है जिसका नाम है क्या है, देवकीनंदन ठाकुर। अरे देवकीनंदन ठाकुर, अपनी कथा पढ़ ले, तेरे बस की ना है आंदोलन करना। और जिस दिन मारते भिड़ गया ना, ठोक देंगे भीतर तक। अपनी औकात अपने दौरे रखिए। देवकीनंदन ठाकुर, भीमसेना के जिस दिन हत्या चढ़ गया ना, तेरी बोटी बोटी काट देंगे। कदे समझ रहा हो अपने आप में? साथियों, इसकी ठा तो चली गई है, कुरकुर रह गई है बस। और इस पूरे मसले में देवकीनंदन की तरफ से रिएक्शन सामने आया है, वो जरा सुनिए। दी गई बोटी बोटी काटने की धमकी दी गई, क्या मामला है? कहां FIR आपने इसकी कराई? हम मथुरा में इसकी FIR करा रहे हैं, करा चुके हैं, शायद आज करानी थी, गए हैं वहां पर व्यक्ति। और जो मेरी बोटी बोटी कर रहे हैं, मैं तो कहूंगा कर लीजिए आप, जहां कहो मैं आ जाता हूं, काट लीजिए आप मुझे, लेकिन भारत की बोटी बोटी मत होने दीजिए। भारत को टुकड़े टुकड़ों में मत बांटिए, मैं यही चाहता हूं। उन्नाव के सदर कोतवाली इलाके के हुसैन नगर क्षेत्र में दबंग पड़ोसियों ने युवती को किसी विवाद के चलते केरोसिन डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की है। युवती 55% से ज्यादा जली है और हालत गंभीर देखते हुए उसे कानपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि वारदात के समय पीड़ित युवती घर में अकेली थी, तभी पड़ोसी युवक अपने परिजनों के साथ घर में घुस गए और 8 दिन पहले हुए किसी मामले को लेकर पीड़िता के ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क दिया और उसको आग लगा दी। इसको जो है जलाने का मामला सामने आया है। अभी तक जो घटना प्रकाश में आई है, इसमें पीड़ित परिवार से जब बात की गई पीड़िता के, तो उन लोगों ने 4 लोगों को आरोपित किया है। उन लोगों को तत्काल पुलिस हरकत में आके 3 लोगों को हिरासत में लेके पूछताछ कर रही है। पीड़िता को लगभग यहाँ डॉक्टरों से जो बात हुई, इसमें लगभग इनको 55% बर्न इंजरी बताई जा रही है। तत्काल उन्नाव पुलिस ने मजिस्ट्रियल बयान इनका करा लिया है, कलमबद्ध बयान हो चुका है इनका। इसके बाद इनको रेफर हालत के लिए कराया गया है। डॉक्टर सभी इनकी हालत सीरियस बता रहे हैं। गाजियाबाद से बड़ी खबर है। गाजियाबाद में जानलेवा हमला हुआ है। 2 साल के मासूम का अपहरण कर किया गया जानलेवा हमला। पड़ोसी ने
रंजिशन वारदात को अंजाम दिया है। टॉफी के बहाने खाली पड़े मकान में जानलेवा हमला किया गया। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने पड़ोसी को हिरासत में लिया है। थाना मसूरी क्षेत्र के छज्जा नगर बाजार इलाके की यह घटना। राजधानी लखनऊ के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले डालीबाग ऑफिसर्स कॉलोनी में कृषि विभाग की डिप्टी डायरेक्टर के घर दिन दहाड़े ताला तोड़कर लाखों की चोरी हो गई। डालीबाग ऑफिसर्स कॉलोनी उत्तर प्रदेश के डीजीपी के आवास और ऑफिस के ठीक पीछे है। अब इस चोरी ने राजधानी पुलिस के इकबाल पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। डॉक्टर शोभा के मुताबिक घर में रखे जेवर और हजारों रुपए चोरी हो गए। शोभा के पति भी सरकारी अधिकारी हैं और बेटा बैंक में पीओ है। इकलौती बेटी गुजरात में कानून की पढ़ाई कर रही है और उसकी शादी के लिए डॉक्टर शोभा जेवर जुटा रही थी। पुलिस ने डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की मदद से मामले के खुलासे की तैयारी शुरू कर दी है। मैं जब घर में आई तो बाहर जो है ताला, गेट का ताला नीचे गिरा हुआ था, गेट बंद था। हमने सोचा ये क्या हो गया, मैं परेशान हुई। अगल बगल वालों की घंटी बजाई, देखा, फिर हिम्मत किया, थोड़ा सा आगे बढ़े तो देखा दूसरा भी ताला टूटा हुआ है, दूसरे गेट का भी मेन ताला टूटा हुआ था। फिर हम लोग फिर अंदर कहीं चलिए अंदर तक देखते हैं, तो अंदर देखा तो फिर ये जो है लॉकर वॉकर सामान बिखरे, सारा कुछ, लाइट पंखा चल रहा था, ये सब बिखरा हुआ था। मतलब कोई भी अंदाजा आप लगा सकती हैं कितनी चोरी होगी, कितना लॉस हुआ होगा? अभी तो मैंने कुछ देखा नहीं, लेकिन ये ऑर्नामेंट्स एक भी नहीं बचे हैं। मतलब कुछ भी एक छोटा सा भी, मतलब कि कहिए रिंग तक भी नहीं बचा है। मतलब कम से कम 35-35 लाख तो गया हो, 35-40 लाख के आसपास। और पैसे कैश तो नहीं रखा था घर में, ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 तक गया होगा। लेकिन ये कि ऑर्नामेंट्स बहुत सारे थे, सबके सब चले गए। मैडम, आप ये बहुत हाई सिक्योरिटी जो उन्हें सरकार के बड़े अधिकारी रहते हैं, आपको क्या? हाँ, डीजीपी कार्यालय के बगल में है, इतना हाई सिक्योरिटी एरिया है, सब चीज़ें, तो हम तो उम्मीद ही नहीं रखते थे। 22-23 साल से मैं यहाँ पे हूँ, कभी कुछ भी नहीं होता था। तो इस तरह की घटना से तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी हुई हूँ। भाई सामान ये नहीं, लेकिन ये इंसिडेंस इस तरह का घटित हुआ कि बहुत ही ज़्यादा मतलब अफसोस है। राजधानी के हाई सिक्योरिटी जोन में लाखों की चोरी, ताला तोड़कर फ्लैट से 35-40 लाख की चोरी होती है। डीजीपी ऑफिस के ठीक बगल में। इसको चोरी नहीं, चुनौती कहना चाहिए। और अब ये चुनौती लखनऊ पुलिस के इकबाल पर सवालिया निशान लगा रही है। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। नोएडा से बड़ी खबर है। एमबीबीएस में दाखिले के नाम पर करोड़ों की ठगी, दर्जनों छात्रों से करोड़ों, ठग कंपनी फरार। सेक्टर 62 में ग्लोबल करियर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से यह कंपनी देश भर में 14 से ज्यादा ब्रांच बताकर छात्रों से ठगी। फोन पर छात्रों को मनचाहे एडमिशन का लालच देते थे। नीट परीक्षा में कम नंबर पाने वाले छात्रों को अपना निशाना बनाते थे। छात्रों से 10 से 20 लाख लेकर एमसीआई का देते थे फर्जी लेटर। मेडिकल के अलावा इंजीनियरिंग कॉलेज में भी देते थे दाखिले के लालच। कर्मचारियों की भी 3 महीने की सैलरी लेकर कंपनी फरार। सेक्टर 58 पुलिस ने यहां पर मुकदमा दर्ज किया है। आगरा से बड़ी खबर है। बेकाबू ट्रक ने पूरे परिवार को रौंदा है। हादसे में पति और पत्नी की मौत हुई है। 2 बच्चे मामूली रूप से घायल हुए हैं। सड़क पर टहलने निकला था पूरा परिवार। थाना सदर क्षेत्र के शमशाबाद रोड का यह पूरा मामला। तो सड़क पर टहलने निकला था पूरा परिवार, हादसे का शिकार हुआ। थाना सदर क्षेत्र के शमशाबाद रोड का यह पूरा मामला है जो हम आपको बता रहे हैं। आगरा से बड़ी खबर, बेकाबू ट्रक ने पूरे परिवार को रौंदा है। प्रतापगढ़ के नगर कोतवाली के गांव में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में कई राउंड फायरिंग हुई है और 3 शातिर बदमाश दबोचे गए हैं। बताया जा रहा है कि फूलपुर के पास से इलाहाबाद के मुआइमा में रहने वाले एक छात्र का अपहरण बदमाशों ने फिरौती के लिए किया। अपने आप को एसटीएफ बताकर इन बदमाशों ने परिजनों से 1 लाख रुपए की मांग की और न देने पर जेल भेजने की धमकी दी है। इसके बाद परिजनों को पैसा लेकर प्रतापगढ़ के रानीगंज थाना इलाके में बुलाया गया। परिजन पैसे लेकर पहुंचे तो बदमाशों ने अपनी लोकेशन बदल दी, लेकिन सूचना पर रानीगंज पुलिस एक्टिव हुई और मुठभेड़ कर 3 बदमाशों के साथ अपहृत छात्र को बरामद कर लिया। बदमाशों के 3 साथी अभी फरार हैं, जिनकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है।
डंडे गाड़ी में भरे थे, पम्पे थे, पीछे से मार रहे थे मेरे को। तो क्या फायरिंग भी हुई है क्या वहाँ पे? हाँ, फायरिंग भी हुई है। कौन फायर कर रहा था? इधर से भी हुई, उधर से भी हुई, पुलिस की तरफ से भी और उनकी तरफ से। क्या आप उन लोगों को जानते पहचानते हैं जिन लोगों ने किडनैप? नहीं, उनको हम नहीं जानते। अभियुक्तों ने रानीगंज थाना क्षेत्र तापगढ़ में पैसा लेने और अपहृत को छोड़ने की बात बताई थी। अपहृत के परिजन जब थाना रानीगंज को सूचना दिए तो इंस्पेक्टर रानीगंज रविंद्र श्रीवास्तव ने अभियुक्तों का पीछा शुरू किया और मोबाइल से बात करने के दौरान उनको ये ज्ञात हुआ कि अभियुक्तगण राजपुर ढाबा चिलबिला में मौजूद। पुलिस उसके मित्रों को लेकर वहां पहुंची और रुपए लेन देन के बहाने के दौरान ही उसने दबिश देकर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया और अपहृत को बरामद कर लिया। इस दौरान अपराधियों के 3 साथी पुलिस पर फायर करते हुए भागे। सामने की तरफ आंवले के बाग थे, उन बागों में घुस गए। पुलिस ने भी घेरा डाला, जवाबी फायरिंग भी हुई, परंतु अभियुक्त गिरफ्तार नहीं किए जा सके। व्हाट्सएप लोगों को जोड़ने का काम करता है, लेकिन अमरोहा में इसकी वजह से 2 परिवारों के बीच का रिश्ता जुड़ने से पहले ही टूट गया। देखिए हमारी रिपोर्ट। लड़की का व्हाट्सएप इस्तेमाल पड़ गया रिश्ते पर भारी। लड़के वालों ने तोड़ी शादी। सिर्फ व्हाट्सएप चैट की वजह से एक लड़की की शादी टूट गई। घर में बिखरा शादी का सामान, दावत में काम आने वाली ये चीजें इस बात की गवाही दे रही कि इस घर में बारात आने वाली थी, लेकिन ऐन शादी के दिन लड़के वालों ने शादी से इनकार कर दिया। लड़के के पिता का कहना है कि लड़की व्हाट्सएप यूज करती है, इसीलिए वो बारात नहीं लाएंगे। तो बोला कि ये बारात ऐसे नहीं होगी, आपकी चैट करती है। मैंने कहा ये कोई बात नहीं, आज का दौर ऐसा नहीं है, इस बात पे आप वो नहीं करी। वो मुझे अलग को पकड़ के ले गए और मुझसे जाके कहने लगे कि आप अगर 65 लाख रुपए का इंतज़ाम कर सकते हैं तो मैं शादी करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। आप सोच लो, समझ लो। नहीं। दोनों परिवारों ने एक दूसरे के खिलाफ नौगांवा सदर थाने में FIR दर्ज कराई। लड़की के परिवार का कहना है कि शादी के लिए उनसे 65 लाख के दहेज की मांग की गई थी। जो वर पक्ष है उनका आरोप है कि लड़की व्हाट्सएप इस्तेमाल करती है, व अन्य बातों को लेकर उन्होंने आरोप लगाया है लड़की पर। परंतु वधू पक्ष का कहना है कि दहेज को लेकर इन्होंने मांग की थी, जो पूरी ना होने के कारण इन्होंने शादी तोड़ी है। इस पर दहेज निवारण अधिनियम में ये मुकदमा दर्ज किया गया है और आगे इसमें विवेचना की जा रही है। शादी टूटने की वजह दहेज है या फिर व्हाट्सएप चैट, इसका खुलासा तो पुलिस की जांच में होगा, लेकिन शादी के दिन बारात का न आना एक परिवार के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं है। अमरोहा से न्यूज़ 18 के लिए अजीत सिंह की रिपोर्ट। आज हरितालिका तीज है। भगवान शिव की प्राप्ति के लिए मां पार्वती ने निर्जला व्रत किया था और इसलिए आज के दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए निर्जला व्रत करती हैं। गोंडा में भी भगवान आशुतोष और मां गौरी की आराधना का पावन पर्व हरितालिका तीज मनाया जा रहा है। शिवालयों में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है और श्रद्धालु सरयू नदी से पवित्र जल भरकर जलाभिषेक कर रहे हैं। गोंडा और आसपास के जनपदों से लगभग 10 लाख श्रद्धालु देवाधिदेव महादेव को जलाभिषेक कर पुण्य कामना चाह रहे हैं। सरयू नदी से जल लेकर महादेव को चढ़ाने लाखों कांवरिये पहुंचे और सुबह 8 बजे तक जलाभिषेक होना है। इसके साथ ही कजरी तीज मेले का भी आयोजन किया गया है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का रेला लगा हुआ है। उसको देखते हुए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। ड्रोन कैमरे से मंदिर परिसर और भीड़भाड़ वाले इलाके में पहरा दिया जा रहा है। पति की लंबी उम्र की कामना के लिए कई तरह के व्रत किए जाते हैं, लेकिन हरितालिका तीज व्रत अपने आप में खास है। यह व्रत बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हरितालिका व्रत की पूजा किस शुभ मुहूर्त पर करें जिससे मिलेगा सौभाग्यवती होने का वरदान, हम आपको बताते हैं। भूखल रहली तिजिया सुहागवा मंगलिए हरी। 16 श्रृंगार और हाथों में रचाई मेहंदी। हरितालिका तीज सुहाग का पर्व है। सुहाग की लंबी आयु के लिए महिलाएं कठोर व्रत का पालन करती हैं। हरितालिका तीज करने का शुभ मुहूर्त कौन सा है? किस घड़ी में माँ गौरी और शिव की आराधना करें तो मिलेगा सौभाग्यवती होने का वरदान। तृतीया तिथि बुधवार को शाम 6:38 तक है। यह तिथि मंगलवार को ही रात्रि 7:53 से प्रभावी होगा।
तो तृतीया तिथि के अंदर ही संपूर्ण पूजन करने का विधान है। तो सभी सौभाग्यवती स्त्रियां शाम 6:38 के अंदर पूजन कर लें, इससे सौभाग्य की प्राप्ति होगी। सबसे पवित्र और अनोखा व्रत माना जाता है हरितालिका तीज, जहाँ महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। व्रत के दौरान क्रोध ना करें, अन्न जल का सेवन ना करें, व्रत के समय कीर्तन करें, माँ पार्वती शिव की विधि पूर्वक पूजन करें। इस व्रत में कुछ न खाने पीने की वजह से ही इसका नाम हरितालिका तीज पड़ा। व्रत के दौरान किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए। किसी प्रकार का आहार और अन्न, चाय, दूध, फल, रस का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत के समय कीर्तन करते रहना चाहिए और सायंकाल में माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा विधि पूर्वक करनी चाहिए। श्रद्धा विश्वास के द्वारा हरितालिका तीज का व्रत जो भी स्त्री करती है, उसे इस संसार और स्वर्ग लोक के सभी सुख वैभव प्राप्त होते हैं। उसका सुहाग हमेशा अखंड रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। हमारी पहुंच आपकी ताकत है। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश देखने के लिए लॉग ऑन कर सकते हैं आप news18up.com पर। हमारा फेसबुक पेज है न्यूज़ 18 यूपी, ट्विटर हैंडल है @news18up और हमारा यूट्यूब चैनल है न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। नमस्कार।